Hello and welcome to Sprint UPSC. We are covering क्लास 12th NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसमें हम लोग थर्ड चैप्टर मनी और बैंकिंग को कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया कि जनरल फंक्शन क्या होता है मनी का एडवांटेज क्या है अगर हम लोग एज अ मीडियम यूज़ करते हैं और पैसे से हम लोग कैसे एक्सपोज्ड हैं, कैसा पैसा हमारी लाइफ में रोल प्ले कर रहा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मनी की डिमांड क्या होती है और वो कितने टाइप की है, किस किस पर्पज़ के लिए हम लोग डिमांड करते हैं। जनरली अगर पूछा जाए कि पैसा आप लोगों को क्यों चाहिए, तो बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि मुझे पैसा सेविंग के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। मेनली लोग जो खर्चीले स्वभाव के होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को पैसा खर्च करना है या फिर कोई चीज़ खरीदनी है, इसके लिए यूज़ करना है। तो पहली जो डिमांड है मनी की, वो ट्रांजैक्शनल पर्पज़ के लिए होती है, खर्च करने के लिए। कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ बेचनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, इस अजम्पशन पे चल रहे हैं कि पैसे को हम लोग दो पर्पज़ के लिए डिमांड करते हैं। पहला तो ट्रांजैक्शनल है, जो हम लोगों को अभी डिस्कस करा। दूसरा होता है स्पेकुलेटिव फंक्शन के लिए हम लोग पैसे को यूज़ करते हैं। ऐसा जो इकोनॉमिस्ट थे कीन्स, उनका मानना था और उसी अजम्पशन पे हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, ट्रांजैक्शनल मोटिव है कि आप लोगों को कोई बेसिक ट्रांजैक्शन करनी है अपने डेली एक्सपेंसेस, वीकली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, उसके लिए जो भी आपको पैसा चाहिए, उस पर्पज़ के लिए जो डिमांड होती है मनी की, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शनल डिमांड। लेकिन और ये किस पे निर्भर करती है, ट्रांजैक्शनल डिमांड कितनी होगी। अगर मैं पूछूं कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, तो आप कहोगे जितना पैसा मेरे पास है। एट मैक्स मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खर्च करने पे उतर जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा खर्च कर सकते हो, जितना पैसा आपके पास है। कहने का मतलब जितने पैसे आपकी जेब में हैं या फिर जितनी पेपर करेंसी की वैल्यू है आपकी जेब में, जितने नोट पड़े हुए हैं, जितने वैल्यू के, आप उतने पैसे खर्च कर सकते हो। लेकिन इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमी में जितने नोट प्रिंट होते हैं, पैसा उससे कहीं ज़्यादा खर्च होता है। वो क्यों? वो इस वजह से कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी के पास जाता है और पर्सन बी के होटल में रुकता है और उसके लिए 500 रुपये का पेमेंट करा उसने, 500 रुपीज़ का। पर्सन बी ने वो पेमेंट पर्सन सी को करा, क्योंकि पर्सन सी का आउटस्टैंडिंग पैसा कुछ उसके पास रहता था। तो वही 500 रुपये का नोट, अज्यूम कर रहे हैं एक ही 500 का नोट है, वो 500 रुपये का नोट पर्सन सी के पास गया। फिर पर्सन सी ने पर्सन डी से कुछ खरीदा और उसको भी वही 500 रुपीज़ का नोट दिया। एंड पर्सन डी ने पर्सन बी के पास पेमेंट करा कुछ खाने पीने के लिए उसके होटल में, और वहाँ पे भी वो 500 रुपये का नोट दिया। घूम फिर के वो 500 रुपये का नोट पर्सन बी से पर्सन बी के पास दोबारा आ गया। पर्सन बी टू पर्सन सी टू पर्सन डी एंड पर्सन डी टू अगेन पर्सन बी। अभी होटल वाले के पास अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना है, या फिर नेट इनकम नेट एक्सपेंडिचर ज़ीरो है। दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए, जितना उसने खर्च करा उतना उसको मिल गया। लेकिन अभी इकोनॉमी में देखा जाए तो इकोनॉमी में 500 रुपये की वैल्यू यहाँ जनरेट हुई, 500 रुपये की वैल्यू यहाँ जनरेट हुई, 500 की वैल्यू यहाँ जनरेट हुई और 500 की यहाँ पर जनरेट हुई। कहने का मतलब होता है एक सिंगल नोट ने 500 रुपये के जो वैल्यू जनरेट यहाँ पे करी, वो करी है 2000 रुपये की। तो मतलब जितने हाथों में ये 500 रुपये का नोट जाता है, उतने बार उतनी वैल्यू वो क्रिएट करता है। तो इकोनॉमी में और इंडिविजुअल लेवल में ये एक फ़र्क होता है। इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग के जेब में जितना पैसा है हम लोग उतना खर्च करते हैं, लेकिन इकोनॉमी में जितना नोट प्रिंट हुआ है उससे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा के ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि एक नोट हाथ बदलता रहता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो भी मनी की डिमांड हो रही है, मनी की डिमांड जो भी हो रही है फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज़, वो इस बात पे निर्भर करती है कि K/T, मतलब ट्रांजैक्शनल कितने की हो रही है, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, या कितने रुपए का नोट इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में, और वो कितने बार अपने हैंड बदल रहा है, मतलब दिस इज़ K। ठीक है, आसान भाषा में जितने की भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ट्रांजैक्शन कितनी की हुई है, हमारे अभी केस में 2000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई थी, उसका एक नॉमिनल वैल्यू, उसका एक फ्रैक्शन की पैसे की डिमांड होती है। अब ऐसा क्यों नहीं है कि जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है उतनी की ही डिमांड होनी चाहिए, उसके केवल एक फ्रैक्शन की क्यों होनी चाहिए? मतलब 2000 रुपये की डिमांड क्यों नहीं है मार्केट में, 2000 रुपये की एक फ्रैक्शन की डिमांड क्यों है? देखिए, अभी वो जो एग्जांपल हमने करा था, यहाँ पे थोड़े अच्छे से समझते हैं।
एक टूरिस्ट है जॉन करके, वो होटल के पास जाते हैं, होटल मालिक के पास। मिस्टर जॉन गए होटल में और वहाँ पे 2000 रुपये का नोट दे दिया। अब वो 2000 का नोट होटल ओनर के पास आता है। होटल ओनर मिल्क सप्लायर को वो नोट दे देते हैं अपना पुराना आउटस्टैंडिंग डेट क्लियर करने के लिए। तो मिल्क सप्लायर के पास जाते हैं। ये मिल्क सप्लायर क्या करता है, फीड सप्लायर को देता है ये 2000 का नोट अपना पुराना डेट क्लियर करने के लिए। फीड सप्लायर फिर इसी को होटल ओनर को दे देता है अपना पुराना डेट क्लियर करने के लिए। ठीक, यहाँ पे कितने की वैल्यू क्रिएट हुई है, यहाँ पे 8000 रुपये की वैल्यू क्रिएट हुई है। टोटल वैल्यू क्रिएटेड 8000। लेकिन ये 8000 की जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो कितने रुपए से फुलफ़िल करी जा सकती है, कितने नोट से फुलफ़िल करी जा रही है, वो 2000 के एक नोट से फुलफ़िल करी जाती है। तो मतलब जब 8000 की ट्रांजैक्शन होती है तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 8000 की ही डिमांड करेंगे या इकोनॉमी में 8000 की डिमांड होगी। ये 8000 की ट्रांजैक्शन की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एक 2000 रुपीज़ का नोट सफिशियंट है। इस केस में 2000 क्योंकि हम लोगों को पहले से डिटरमाइन करके रखा है कि पैसा कितने हाथ बदल रहा है। नहीं तो हम लोगों को ये पता करना पड़ता है कि एक इकोनॉमी में पैसा कितने हाथों से इधर से उधर जा रहा है। तो हम लोगों को पता चलता है कि कितनी मनी की डिमांड है ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जो हम लोगों के पास डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन थी वो K इंटू टी थी, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है उसका एक फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है। या फिर K को अगर हम लोग इस साइड लेके जाते हैं बेसिक मैथमेटिकल, तो इट इज़ 1/K इंटू एम टी इज इक्वल टू टी। 1/K को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, मतलब मनी जितने बार हाथ बदल रही है मल्टीप्लाइड बाय टोटल मनी की डिमांड इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन की, मतलब जितनी भी मनी की डिमांड है और वो जितनी भी वेलोसिटी है मनी की, वेलोसिटी मतलब कितने हाथ बदल रही है उतने की ट्रांजैक्शन होगी। मतलब 2000 रुपये की ट्रांजैक्शनल डिमांड है और 4 बार वो हाथ बदलती है, तो पूरी इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शन होगी वो 8000 की होती है। ये इस इक्वेशन का कहने का मतलब है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है वो ट्रांजैक्शन किस चीज़ पे निर्भर करती है। ट्रांजैक्शन निर्भर करती है प्राइस लेवल पे। प्राइस लेवल क्या है और इनकम क्या है, मतलब टोटल डिमांड मनी की क्या है फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, वो इस बात पे निर्भर करती है कि ट्रांजैक्शन कितने की हो रही है। और ट्रांजैक्शन इस बात पे निर्भर करता है कि प्राइस लेवल क्या है और कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। अगर 200 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और 200 यूनिट की प्राइस, एवरेज प्राइस हम लोग निकाल देते हैं सभी यूनिट्स का 1000 रुपये है, तो 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमी में। तो मतलब कहने का ये है कि टोटल आउटपुट क्या क्रिएट हो और उस आउटपुट का एवरेज प्राइस क्या है। नेशनल इनकम या फिर नेशनल आउटपुट यहाँ पे बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेशनल आउटपुट और नेशनल आउटपुट का प्राइस लेवल उस पर डिपेंड करता है कि टोटल ट्रांजैक्शन कितने की होगी। अब हम आते हैं दूसरी डिमांड के पर्पस पे, वो है स्पेकुलेटिव डिमांड। स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होता है, देखिए पैसा या तो आप ट्रांजैक्ट करते हैं या तो सेव करते हैं। सेव करने का इंडिया में जो चैनल है वो है बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दो, एफडी वगैरह में डाल दो, क्योंकि ये बुक थोड़ा सा या फिर जेएम कीन्स के कंसेप्ट से बेस्ड है। और जेएम कीन्स जिस इकोनॉमी से आते हैं वहाँ पे बैंक इंटरेस्ट नहीं देते थे, बैंक इंटरेस्ट लेते हैं डिपॉजिट करने का। तो वहाँ पे आपके पास अगर सेविंग करनी है तो सेविंग करने का तरीका ये है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करते हो किस पे, इन्वेस्ट करते हो आप बॉन्ड्स पे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे। बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक पेपर होता है गवर्नमेंट इशू करती है, इस पे एक फेस वैल्यू होती है कि इतने रुपए का ये बॉन्ड है और इस पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, अब स्पेकुलेशन करने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए भी बॉन्ड का इस्तेमाल करा जाता है। स्पेकुलेशन का क्यों यूज़ करते हैं, देखिए बॉन्ड की यील्ड जो है वो कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। जब बहुत ज़्यादा होती है तो इंसान को लगता है यार अभी तो पैसा इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा या यील्ड मुझे रिटर्न्स जो है बॉन्ड पे उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करता हूँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं कैश के फॉर्म में रखता हूँ। जब इसकी यील्ड बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी या रिटर्न कम होना शुरू हो जाएंगे, रिटर्न कम मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत लो रिटर्न्स हैं इस बॉन्ड पे मिल रहे हैं, फ्यूचर में इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा। तो इंसान क्या करता है, जो भी पैसा खर्च करने के लिए रखा होता है वो सोचता है कि उसको खर्च क्यों करूँगा, उसका मैं बॉन्ड खरीद लेता हूँ क्योंकि फ्यूचर में इसके ऊपर रिटर्न बढ़ेंगे। ठीक, अब ये रिटर्न बढ़ेंगे कम होंगे ये किस बात पे कैसे पता चलता है, देखिए
मान लेते हैं ये एक बॉन्ड है, बॉन्ड आपको 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है और मार्केट में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 5% का। तो एक समझदार आदमी क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं बॉन्ड खरीदता हूँ। अब 100 रुपये का बॉन्ड है, वो सोचेगा 100 रुपये के बॉन्ड के लिए मुझे 101 रुपये, 102 रुपये, 103 रुपये भी देना पड़ेगा, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके से मुझे रिटर्न जो है यहाँ से तो ज़्यादा ही मिलेगा। अब मान लेते हैं ये 103 रुपये, इसकी डिमांड बढ़ गई है बॉन्ड की, 103 रुपये तक लोग देने के लिए तैयार हो गए, तो इसके ऊपर जो रिटर्न्स आ रही हैं 10%, तो वो कह रहा है ये तो बदलेगी नहीं, एक साल बाद वो आपको 110 ही रुपये देगा 100 रुपये पे। वो आपके ऊपर हेडेक है कि आपने 103 रुपये में खरीदा, 104 रुपये में खरीदा, 105 रुपये में खरीदा। कहने का मतलब है जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई तब बॉन्ड के रिटर्न्स कम हो गए, ठीक, क्योंकि अब लोग उसको महंगे में खरीदेंगे और 103 रुपये में खरीदा, 110 रुपये आपको एक साल बाद मिलेगा, तो प्रॉफिट आपको मिल रहा है 7 रुपये का, ठीक है। तो इस वजह से इसके रिटर्न्स कम हो रहे हैं। इसकी उल्टी सिचुएशन क्या होगी, इसकी उल्टी सिचुएशन ये होगी कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और यील्ड अभी भी 10% है। तो लोग, और जिन लोगों के पास बॉन्ड है उन लोगों ने 102 रुपये में ख़रीदा था ये बॉन्ड, अब वो 102 रुपये में बेचने के लिए तैयार है, लेकिन 102 रुपये में ख़रीदेगा कौन? 102 रुपये में ख़रीद के उसको एक साल बाद 110 रुपये मिलेगा, मतलब 8 रुपये का प्रॉफिट होगा। उससे अच्छा ये है कि वो बैंक में 100 रुपये जमा कराए, 100 रुपये पे उसको 8 रुपये मिल जाएंगे, तो लोग कहाँ जाएंगे? बैंक की तरफ जाने लग जाएंगे। ऐसे में जिसके पास बॉन्ड है उसकी कीमत कम होने लग जाएगी। 102 वाला सोचेगा चलो यार मैं इसमें से अपना पैसा निकालता हूँ, मैं भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या फिर बैंक में जमा करा देता हूँ, तो 102 रुपये को 101 रुपये में, 100 रुपये में बेचना शुरू कर दूंगा। जब 100 रुपये में बेचना शुरू कर दूंगा मैं, तो क्या हो रहा है कि इस एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और जब लोगों को लगेगा यार ये तो 100 पे हो गया है, इससे नीचे ये नहीं जा सकता क्योंकि 100 की तो इसकी फेस वैल्यू है, तब लोग इसको दोबारा खरीदने लग जाएंगे। तो इस हिसाब से एसेट की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, उसकी स्पेकुलेशन लोग करते हैं, उस स्पेकुलेशन के आधार पे पैसा लगाते हैं। अगर इंडिया के हिसाब से आपको सबसे लेमन लैंग्वेज वाला एग्जांपल मैं बताऊं तो फॉरेक्स का मान लो। फॉरेक्स में क्यों बोल रहा हूँ, देखिए फॉरेक्स में भी क्या करते हैं हम लोग, स्पेकुलेशन ही तो करते हैं। आज डॉलर जो है $1 75 रुपये का है, हम लोगों को लगता नहीं यार डॉलर बहुत हाई हो रखा है तो मैं डॉलर पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, इससे नीचे ही आएगा, तो आज डॉलर 75 रुपये में बेच देता हूँ। जब 70 रुपये में या फिर 69 रुपीज़ में आएगा तो हम लोगों को लगेगा यार डॉलर बहुत नीचे आ गया, इसके ऊपर ही बढ़ने वाला डॉलर, फ्यूचर में रिटर्न ज़्यादा आने लग रहा है, तो मैं अपने ट्रांजैक्शन के लिए जो पैसे रखे हैं उनको भी कन्वर्ट कर दूंगा और उसको इन्वेस्ट कर दूंगा डॉलर्स के रूप में। तो स्पेकुलेशन एक इस तरीके से भी होता है फॉरेक्स में। तो फॉरेक्स का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको बॉन्ड की यील्ड के हिसाब से या बॉन्ड के रिटर्न्स के हिसाब से स्पेकुलेशन कैसी होती है उसको समझने में थोड़ा सा फ़ायदा मिले। बल्कि ये स्पेकुलेशन जेएम किन्स के हिसाब से लोग स्पेकुलेशन बॉन्ड्स पे ही करते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का दूसरा मोटिव था कि हम लोग स्पेकुलेशन करने के लिए बॉन्ड खरीदते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि स्पेकुलेशन होती है, ट्रांजैक्शन होती है, इसके अलावा मनी के साथ जब मनी की डिमांड होती है तो मनी की सप्लाई भी करी जाती है। जब मनी की डिमांड बढ़ जाती है तो जैसे जैसे मनी की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, और जैसे जैसे मनी की सप्लाई बढ़ती है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट कम होता रहता है। अक्सर इकोनॉमीज़ में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक्स कोशिश करती हैं कि इंटरेस्ट रेट को जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा रखा जाए, अगर वो इन्वेस्टमेंट कराना चाह रही है या फिर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाह रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तब होगा जब इंडस्ट्रीज़ को सस्ते पे मनी लेने में आसानी हो। लेकिन कभी कभार एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मनी सप्लाई गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंटरेस्ट रेट उससे नीचे जाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप, क्योंकि मनी सप्लाई अब इतनी ज़्यादा हो रखी है कि अब इसके नीचे इंटरेस्ट रेट जा नहीं सकता है। इस जगह आके सेंट्रल बैंक की जितनी भी, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूएस फेडरल, इनकी जितनी भी मॉनेटरी फंक्शंस हैं या मॉनेटरी पॉलिसी ये सब धरी की धरी रह जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ा के कम करके अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग बात करें IMF चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ,
उनका मानना था कि वर्ल्ड अभी इस लेवल पे पहुंच गया कि अब लिक्विडिटी ट्रैप आ चुका है, वर्ल्ड लेवल पे इतना ज़्यादा करेंसी का सप्लाई हो चुका है कि अब इससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा, और अब इन्वेस्टमेंट लानी है तो इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना है तो आप मॉनेटरी मेजर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने के लिए आप मनी सप्लाई को चेंज करके अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज नहीं ला सकते हो, अब आपको दूसरे मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे। खैर ये था लिक्विडिटी ट्रैप, ट्रांजैक्शनल डिमांड और स्पेकुलेटिव डिमांड। हमारा तीसरा तरीके का भी डिमांड होता है जो जेएम कीन्स मेंशन करना भूल गए थे, वो है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या हुआ, मैंने हार्डर टाइम्स के लिए पैसा को सेव करके रखा हुआ है, या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे को सेव करके रखा हुआ है, या फिर मुझे कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस हैं जो मुझे पता नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए भी मेरे पास पैसा हो, तो जो मेरा पैसा आएगा मैंने उसको प्रिकॉशन के रूप में भी सेव करता हूँ। तो जो भी डिमांड होती है मनी की डिमांड 3 पर्पज़ से कह सकते हैं होती है। एक तो मुझे खर्च करना है ट्रांजैक्शन करने के लिए, दूसरा होता है स्पेकुलेट करने के लिए कि मैं बॉन्ड पे कब लगाऊंगा, बॉन्ड्स या बॉन्ड में से कब पैसा निकालूंगा। जैसे ही मुझे लगता है कि फ्यूचर में बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी या रिटर्न बढ़ेगी, मैं ट्रांजैक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कोशिश करूंगा कि स्पेकुलेशन में कन्वर्ट कर दूं और उस पे से ज़्यादा मैं रिटर्न्स कमाऊं। ठीक। और तीसरा पर्पज़ होता है प्रिकॉशन का, कि कुछ पैसा मैं डिमांड करता हूँ, मेरे पैसे की डिमांड इसलिए है कि मुझे फ्यूचर के लिए भी सेव करना है। तो हम लोग, ये होती है हमारी डिमांड फॉर मनी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैसा सप्लाई कैसे होता है, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि बैंकिंग असल में काम कैसे करती है। सो दिस वाज डिमांड फॉर मनी। कितने तरीके की डिमांड होती है, किन किन पर्पज़ से डिमांड होती है। अब जब तक आप सप्लाई वाली वीडियो देखें तब तक आप ये कर सकते हैं कि जो भी आज आपने इस वीडियो में देखा है या समझा है या समझने की कोशिश करिए, उसको स्प्रिंट यूपीएससी पे जाके प्रैक्टिस करो। देखिए, आपकी जितनी भी प्रैक्टिस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी कितनी आ रही है। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके कंसेप्ट्स में होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रिलिमिनरीज में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आओगे। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मीनवाइल, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सप्लाई ऑफ मनी को डिस्कस करते हैं।